नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो कंप्लीटली आपका जीएस का पेपर होगा। जैसा कि साथियों जीएस का आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आपका वेटेज होना है। सबसे ज़्यादा साथियों आपके इसी सेशन से आपका वेटेज होना है, और जो भी आप क्लास आपका मिलेगा अंतिम प्रहार के रूप में आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट आपका हो सकता है। सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव है, और जितने भी सेशन में आपका जो है प्रश्न आपका डाला गया, इन सभी को आप सभी लोगों को याद कर लेना है। तो ये साथियों सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये सभी आपके फ्रेंड्स आपका नोट्स का क्वेश्चन आपका है, तो आप सभी लोगों को सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट लेना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे साथियों आप लोग कि जिम कॉर्बेट जो हमारा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी क्या स्थापना अगर हम बात करेंगे तो 1936 में किया गया था, और ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आपका किया गया था। तो बताइएगा आप लोग कि जिम कॉर्बेट नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये कहाँ पर है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेट साथियों आपका इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसी कारण से इसका डेट भी आपका पूछा जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड के अंतर्गत आपका किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सभी क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, बिल्कुल आपके डीएलएड के पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन आपका दिया गया है, और हुबहू आपका लेवल आपके डीएलएड के अंतर्गत यही आपका छपना है। तो साथियों अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। इसमें पूरा मिक्स क्वेश्चन आपका डाला गया है, पूरा कंप्लीटली आपका जो है जीके प्लस आपका साइंस का क्वेश्चन इंक्लूडेड है आपका, तो ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो है भारत का महान विधि निर्माता कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, मनु। ध्यान रखना, भारत का महान विधि निर्माता कौन है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, मनु। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ पर स्थित है, धूपगढ़, अमरकंटक की पहाड़ी, महेंद्रगिरी, दिया गया अन्नामलाई। तो साथियों याद रखना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, अमरकंटक की पहाड़ी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट दिया गया है, पित्त जिसे हम लोग कहते हैं बाइल का स्राव किसके द्वारा होता है, इंपोर्टेंट है। बताइएगा आप लोग कि पित्त का जो स्राव होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत कहाँ से होता है। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो हमारा पित्त होता है, सबसे पहले तो आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। जिस भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो फ्रेंड्स पित्त का जो स्राव है ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपके यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे विटामिन ए हमारे बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर संचित रहता है, तो हमारे यकृत के अंतर्गत रहता है। यकृत साथियों याद रखना हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि क्या करता है कि विषैले पदार्थ को सेवन करने के दौरान ये विषहीन बनाने का भी काम करती है। हमारे बॉडी का जो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये आपके जो है अग्नाशय आपका होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। और ध्यान रखना कि इंसुलिन का जो स्राव होता है ये आपके अग्नाशय के द्वारा ही होता है। इंसुलिन के साथियों जो है अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है। इतनी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, पूछा जाना है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपका जो बराबर आपका रिपीट हुआ है, इन सभी को सिलेक्ट किया गया है। तो देखेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है भारत के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। ड्रिप सिंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिकतम जो है किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केरल की अगर आप बात करेंगे, शांत घाटी या जो है पूछा जाता है शांत घाटी किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, तो आपके केरल के अंतर्गत है। इसके अलावा साथियों बात करेंगे मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है रबड़ के बारे में। ध्यान रखना है कि जो हमारा रबड़ है, रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। गुजरात में अगर बात करें साथियों तो रिसेंटली अभी जो है आपका क्या है कि जो है आपका सिलिकॉन का एक जो है प्लांट खोला गया है गुजरात के अंतर्गत आपका। ओडिशा की अगर हम बात करेंगे
तो पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ओडिशा राज्य के महानदी के जो है तट पर आपके जो है अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इतने पॉइंट को यहाँ से, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट दिया गया है, अगला में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। देखिए कान्हा किसली जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। देखिए दोस्तों, बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मगिरी पहाड़ी। ध्यान रखना, ब्राह्मगिरी आपका पहाड़ी हो जाएगा जो कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने दिया गया है कि प्राचीन संख्या दर्शन के रचनाकार कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। बोला जा रहा है कि प्राचीन संख्या दर्शन के रचनाकार कौन है। भरत मुनि, कपिल मुनि, दिया गया है कि वशिष्ठ मुनि और जो है गौतम मुनि। तो देखिए साथियों, याद रखना कि प्राचीन जो है संख्या दर्शन के रचनाकार कौन है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, तो लगभग अगर साथियों देखा जाए 1/, आपका जो है 81 होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, तो 1/81 गुना होता है। जबकि साथियों पूछा जाता है कई बार कि यदि किसी वस्तु का जो है भार पृथ्वी पर 36 है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर 1/6 गुना आपका हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है द्रव्यमान से रिलेटेड, तो द्रव्यमान जो हमारा होता है 1/81 गुना हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। देखिए पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। देखिए जो रक्तचाप हमारा होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये आपका 80 से आपका 120 होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूछा जाता है कि जो है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि अन्य ग्रंथि को जो नियंत्रित करने का काम करता है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सामने दिया गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है भारत के किस राज्य के अंतर्गत अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात के अंतर्गत। ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतर्गत अवस्थित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंतर्गत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए श्वेत रक्त कणिका यानी कि जो हमारा WBC है, जिसे हम लोग कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और साथियों पूछा जाता है कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, ये पूछा जाता है कि जो है हमारे बॉडी का सेना किसे कहा जाता है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स को ही कहा जाता है। इसी के अंतर्गत एक लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि होती है जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका AIDS होता है यानी एड्स होता है, ये किस ग्रंथि को मुख्य रूप से जो है प्रभावित करता है, तो लिम्फोसाइट को करता है। और लिम्फोसाइट जो आपका होता है ये WBC के अंतर्गत फ्रेंड्स आपके पाए जाते हैं। अगर साथियों ये बात करें हम लोग कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 101 से लेकर के आपका जो है 4 दिन के बीच इसका जो है जीवन काल, मतलब 1 से 4 दिन आपका होता है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा RBC होता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 115 से लेकर के आपका 120 दिन आपका होता है। नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मंजा में होता है, लिम्फोनोड में होता है, प्लीहा में आपका होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कहाँ पर होता है, तो इनमें से आपका
सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही साथियों आप सभी लोग ध्यान रखना है कि जो मेनली हमारा आरबीसी जो दिया गया है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण, श्वेत रक्त कणिका दिया गया, इसलिए आपका सभी हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल्स का, तो ध्यान रखना है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है यानी आरबीसी होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मेरो में होता है, जिसे हम लोग लाल अस्थि मंजा के रूप में जानते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में आप लोग नोट कर लेना है, तो इसका जो जीवन काल होता है 1 से आपका 4 दिन का आपका होता है। वही आरबीसी के जीवन काल की अगर हम बात करेंगे तो 115 से आपका 120 दिन आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन सामने दिया गया है, गंगा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र, कोसी। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि अगर हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा, जिसकी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसका कि उद्गम हिमालय से होता है और ये भारत में ही जो है उद्गमित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। बोला जा रहा है कि किस रेखा पर दिन और रात जो है ये बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सामने है आपके, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे मदर टेरेसा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर साथियों आपके जो है स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर जो है इसका प्लांट है, या फिर कहाँ सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है। अंडाशय से, बीजांड से, जयांग से, पुंकेसर से। तो देखिए साथियों सत्य फल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके जो है अंडाशय से होता है। देखिए जो सत्य फल है, ट्रू फ्रूट है, इसका निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि असत्य फल का निर्माण किससे होता है। देखिए सत्य फल का निर्माण आपका अंडाशय से होता है। अब आप सभी लोगों को बताना है कि जो आपके औसत फल है इसका निर्माण कहाँ से होता है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए औसत फल जो आपका होता है ये आपके जयांग से भी होता है, पुंकेसर से भी होता है और अंडाशय से भी आपका होता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखना बोला जा रहा है कि अगर सत्य फल आपको पूछा जाता है तो आपका अंडाशय सिर्फ आपका राइट आंसर होगा, जबकि औसत फल अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपके अंडाशय से भी हो सकता है, जयांग से भी हो सकता है, पुंकेसर से भी हो सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए बताना है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों याद रखना आप सभी लोग, हुंडू जलप्रपात ये आपका जो है सुवर्ण यानी कि स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। देखिए हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। सिराजुद्दौला दिया गया है, सुजादुद्दौला और दिया गया है मीर जाफर, वारिद अली साहू। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है अवध का अंतिम नवाब कौन था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली साहू। ध्यान रखना है वाजिद अली साहू जो है आपका ये अवध का अंतिम नवाब था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जस्ट साथियों मैंने इसको रिवील अभी आपको रिसेंटली कराया हुआ है, आप सभी लोग इसका कमेंट आंसर करेंगे। तो देखिए दिया गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बार बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो हमारा है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, मौन घाटी कहाँ है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा कि मौन घाटी ये कहाँ पर साथियों आपका स्थित है।
तो देखिए मौन घाटी की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल में। मौन घाटी आपका साथियों कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, जिसे हम लोग शांत घाटी या फिर मौन घाटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि आराम हराम है यह किसका नारा है। आराम हराम है यह किसका नारा है। महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का। देखिए आराम हराम है ये जो फ्रेंड्स आपके कहे गए थे, ये कहे गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखेंगे आराम हराम है किनके द्वारा कहा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आप सभी लोग, इस प्रकार के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका जो है आएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है। देखिए नर्मदा नदी की अगर बात करेंगे ये अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो खंभात की खाड़ी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है। साथियों सोन नदी की अगर हम बात करेंगे कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखेंगे जिसकी की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, जो कि हिमालय से निकलती है। तो साथियों अगर आप देखिए डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए आपको हिमालय बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे जनरली अगर आप जो है बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपका हिमालय आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन के लिए जो है आपका हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है, ये आपको नंबर बताना है। तो गंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी वगैरह में जो है ऑप्शन आपका चेंज करता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है, ये आपको पर पूछा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों। कई बार आपका पूछा जाता है ताप्ती नदी जो है ये किस राज्य में बहती है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग गुजरात में। और पूछा जाता है कि जो सूरत है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। अब साथियों प्रश्न हमारा कि ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी के माँ का नाम क्या था। इंपोर्टेंट है, शिवाजी के माँ का नाम क्या था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीजीबाई। ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका, शिवाजी के माँ का नाम क्या था, तो जीजीबाई। कहीं कहीं पर आपको जीजाबाई दिया रहता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो दिया गया है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है। देखिए जब भी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, मान लिया जाए कोई ऐसा रेयर केस आता है जिसमें कि दोनों अगर मान लिया जाए अगर पद को इस्तीफा दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वैसे केस में क्या होता है कि कौन इसके पद को जो है संभालते हैं, तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों राष्ट्रपति को जो संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है। और ध्यान रखेंगे जब भी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति संविधान पर आक्रमण करता है, वैसे केस में क्या होता है संसद इन्हें जो है 14 दिन पूर्व सूचना दे करके इन्हें जो है महाभियोग पारित करके इन्हें जो है हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फेफड़े का, त्वचा का, किडनी का, हृदय का। देखिए साथियों डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे किसके साथ भारत आया था, तो ध्यान रखना आप सभी लोग ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा महमूद गजनबी के साथ। ध्यान रखेंगे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जो है पंडवानी किस राज्य का प्रचलित
लोक नृत्य है? देखिए पंडवानी जो है ये किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है, तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? देखिए अष्टछाप के संस्थापक कौन थे ये आपको हमारा बताना है। साथियों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा स्वामी विट्ठलनाथ हो जाएगा। ध्यान रखना है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि केवलादेव घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य या बिहार ये कहाँ पर स्थित है ये आपको हमारा बताना है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, याद रखेंगे ये आपका राजस्थान के अंतर्गत है। रट लेना इस सभी प्रश्नों को आप लोग। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये आपके राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव है जो कि नोट्स पर आधारित आपके सारे क्वेश्चन जो है नोट्स के रूप में आपका प्रिपेयर किया गया है। इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को ग्रुप से लाया जा रहा है बिहार डीएलएड का। आप सभी लोगों को इस नंबर पर एसएमएस करना है 7050513705 पर आपको एसएमएस करना है, जिसमें 31 रुपीस आपको पेमेंट करके सारे नोट्स को आप लेकर के एक बार रिवीजन कर लेना है। बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सारे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपका डाला जा रहा है। एक गाइडलाइंस के तहत इस ग्रुप को आपको चलाए जा रहे हैं। तो जो नए कैंडिडेट है फटाफट आप सभी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ग्रुप पर आपको ऐड होने के लिए सिंपली आपको जो है बिहार डीएलएड आपको लिख करके आपको जो है मैसेज करना है। इन सभी का कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा विथ आपको आंसर हाईलाइट करके, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है केवलादेव घना पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है आपका जो है नल सरोवर कहा जा रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए बच्चे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपके गुजरात के अंतर्गत है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अंतर्गत है। ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है जो है आपका नंद कहा जा रहा है कि नंद ना कानन बोला जा रहा है कि नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नंदन कानन जो है ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला जो स्टील प्लांट है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये भी आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। याद रखना साथियों कि भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना आप सभी लोग ये कहाँ पर है? तो ये आपका जो है कर्नाटक के अंतर्गत आपका स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। जबकि साथियों अगर बात करेंगे हम लोग कि कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक है। और हमारे भारत में उगाए जाने वाले जो कॉफी है ये मैक्सिमम इसका जो टाइप है ये अरेबिका है। ध्यान रखना भारत में उगाए जाने वाले जो है अधिकतम कॉफी किस किस्म का है? तो ध्यान रखना अरेबिका है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको नंबर बताना है। साथ ही याद रखना झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है आपका ये कहाँ पर आपका है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शेषनाग झील। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो शेषनाग झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए जितने भी आपका जो है पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था वन्यजीव अभ्यारण्य से था, इन सभी को सिलेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन अब छूटने के चांसेस आपके खत्म हो गए। तो साथ ही दिया गया है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य
ये कहाँ पर आपका स्थित है, ये आपको बार पूछा रहे। जहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता था, उन सभी टॉपिक को विशेष ध्यान देकर के आपका कवर कराया गया है। इसके अलावा मिक्स टाइप का क्वेश्चन भी आपको जो है प्रोवाइड लगातार आपको किया जा रहा है, तो कंटिन्यू बने रहे और सारे प्रश्नों को आप लोग जो है रट लें। तो साथियों दिया गया है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके कहाँ पर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असम में है। कहाँ पर है साथियों, असम में। इसके अलावा याद रखना कि गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये आपके मेघालय के अंतर्गत है। साथियों चाय का जो जन्मभूमि माना जाता है, चाय का, ये असम माना जाता है। असम के अंतर्गत चाय का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। जबकि अपना बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे कि बिहार में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके किशनगंज के अंतर्गत किया जाता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको हमें बताना है। तो साथियों उत्तक का अध्ययन ये आपका कहलाता है, देखिए दिया गया है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है हिस्टोलॉजी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, हिस्टोलॉजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी हमारा, यानी ऑप्शन साथियों आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जब भी कभी क्या होता है कि किडनी अगर खराब हो जाता है, तो वैसे केस में क्या किया जाता है कि जो है डायलिसिस किया जाता है। एक मशीन आपका होता है जिसे हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं, इस प्रक्रिया को डायलिजर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये हमारा डायलिसिस कहलाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट ये किस देश का निवासी था, अमेरिका का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का। देखिए साथियों नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपका फ्रांस का निवासी था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यामा के लेखक कौन है। देखिए यामा के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यामा के लेखक कौन है साथियों, ये महादेवी वर्मा है। ध्यान रखना यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा हमारा, यानी ऑप्शन ये फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग 45 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए थे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है। और ये सभी क्वेश्चन आपको जो भी आपका सिलेक्टिव प्रोवाइड किया जाए, लगातार आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को जो है याद कर ले। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।